आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी कहानी देवधर की स्मृतियां लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइएगा ज़रूर, और इस चैनल को अपने दोस्तों और जानकारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे कहानियाँ सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। डॉक्टरों के आदेश अनुसार दवा के बदलाव के लिए देवधर को जाना पड़ा। चलते वक्त कवि गुरु की एक कविता बार बार स्मरण होने लगी। औषधे डॉक्टरे व्याधिर चेये आधी हलबड़, करले जखन अस्थि जर्जर, तखन बलले हवा बदल करो। हवा बदलने से क्या फायदा होता है ये तो सभी जानते हैं, फिर भी लोग जाते ही हैं और मुझे भी जाना पड़ा। मैं 4 दीवारियों से घिरे हुए एक मकान में रहता हूँ। पास के किसी एक मकान से एक महाशय रात के 3 बजे से फटे बांस की आवाज की तरह बेसुरे राग में भजन गाना आरंभ कर देते हैं। नींद उचट जाती है और मैं खींचकर बाहर बरामदे में आकर बैठ जाता हूँ। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। पक्षियों का कलरव शुरू हो जाता है। सबसे पहले कोयल की आवाज सुनाई पड़ती है। सुबह होने के पहले ही सब पक्षी शोर मचाने लगते हैं और फिर धीरे धीरे बुलबुल, श्यामा गौरैया और कोयल, ये सब भी जंगल के आम के पेड़ों, मेरे मकान के नींबू के पेड़ पर, सड़क पर स्थित पीपल के पेड़ पर शोर मचाने लगती हैं। यद्यपि किसी को देख नहीं पाता था, फिर भी लगता था जैसे इन सबको पहचानता हूं। पीले रंग के 2 पक्षी रोजाना देर से आते थे और दीवार के पास वाले चीड़ के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर आकर हाजिरी दे जाते थे। अचानक 2 दिन तक वो दोनों नहीं आए। मन में ये डर उत्पन्न हुआ कि कहीं किसी ने उन दोनों को पकड़ तो नहीं लिया। इधर शिकारी भी काफी हैं, पक्षियों का ही रोजगार करते हैं, लेकिन तीसरे दिन उन्हें यथास्थान देखकर संतोष हो गया। इस तरह मेरी सुबह समाप्त हो जाती है। शाम के समय गेट के बाहर सड़क के एक ओर आकर बैठ जाता हूँ। टहलने की शक्ति मुझ में नहीं है, इसलिए जो लोग टहलते रहते हैं उनकी ओर भरी दृष्टि से देखता रहता हूँ। टहलने वालों में अधिकतर मध्यम वर्ग के पुरुष और नारी ही थे। उनमें कुछ के पैर रफूले रहते थे, जिसे देखते ही समझ जाता था कि बेरी बेरी के रोगी हैं। अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए उन्हें कष्ट सहन करना पड़ता है। जबकि सर्दी का मौसम नहीं है, फिर भी अपने रफूले हुए पांव को ढकने के लिए ये मोजा पहनते हैं। किसी की धोती जमीन लथेड़ती है, इससे उन्हें चलने में कष्ट हो रहा है। फिर भी लोगों की दृष्टि से वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। मुझे सबसे अधिक दुख होता था एक दरिद्र लड़की को देखकर। रोग मुक्त होकर पैदल चलकर पुनः खोई हुई ताकत को प्राप्त कर लेगी और तब पति पुत्र गृहस्थी में जाकर अपने नारी जीवन को सार्थक करेगी। मैं अपने स्थान पर बैठा यही सोचा करता था, एक बंगाली लड़की इससे ज्यादा क्या कामना कर सकती है। मैं मन ही मन आशीर्वाद देते हुए कामना करता कि वो स्वस्थ होकर अपने घर वापस चली जाए। जिन 3 लड़कों ने उसकी जीवन शक्ति का शोषण कर लिया है, उन्हें जिंदा रखने के लिए उसमें आत्मबल और शक्ति पैदा हो जाए। ये किसकी लड़की है, किसकी बहू है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये लड़की हमारे देश की उन अनगिनत लड़कियों का प्रतीक बनकर मेरे मन में जो एक लकीर खींच गई, वो कभी न मिट सकेगी। मेरे साथ एक जवान मित्र निस्वार्थ सेवा करने के लिए आए हुए थे। कलकत्ता में बीमारी के समय जैसा देखा था, ठीक वैसा ही यहाँ भी पाया। प्रायः वो कह उठता, चलिए भाई साहब, कहीं टहल आया जाए। मैं कहता, तुम टहल आओ यार, मैं यहीं बैठा रहूंगा। वो असहिष्णु होकर कहता, आपसे अधिक आयु के व्यक्ति चहलकदमी कर रहे हैं, अगर आप टहलेंगे नहीं तो भूख कम लगेगी। मैं कहता, पर बेकार का घूमना मुझे पसंद नहीं भाई। वो नाराज होकर अकेले ही चले जाते, लेकिन जाते समय मुझे सावधान कर दिया करते। अंधियारा होने से पहले वापस आ जाइएगा, नौकरों से लालटेन मंगवा लीजिएगा, इधर करईत
सांप अधिक हैं। कहीं बदन पर पैर पड़ गया तो खैर नहीं। उस दिन मित्र साहब कहीं गए हुए थे। शाम का समय था। कुछ लोग भोजन का समय हो गया है ये समझकर तेजी से अपने घर की ओर जा रहे थे। संभवतः ये सभी लोग मुसीबत से घिरे हैं और शाम होने के पहले ही अपने दड़बे में प्रवेश कर जाते हैं। उन लोगों के चलने की गति देखकर मुझे भी जोश आ गया। सोचा चलूं कुछ दूर टहल आऊं। उस दिन काफी देर तक टहलता रहा। अंधकार करीब होने के कारण घर की ओर ज्यों ही रवाना हुआ तो देखा पीछे पीछे एक कुत्ता भी चला आ रहा है। मैंने उससे कहा, क्या है रे, मेरे साथ चलेगा? अंधियारे रास्ते का तू ही साथी बन जा। वो दूर खड़ा अपनी पूंछ हिलाता रहा। मैं समझ गया उसे मेरा प्रस्ताव स्वीकार है। फिर मैंने कहा, अच्छा चला मेरे साथ। कुछ दूर आगे बढ़कर रोशनी के सामने देखा वो दुबला पतला वृद्ध सा है। बदन पर अधिकांश जगहों पर बाल नहीं है। वो कुछ लंगड़ाकर चल रहा था। अपनी जवानी के समय शक्तिवान होगा, इसमें कोई शक नहीं। उसी कुत्ते से बातचीत करता हुआ मैं घर के सामने आ गया। दरवाजा खोलकर मैंने कहा, आओ अंदर आओ, आज तुम मेरे मेहमान हो। वो बाहर खड़ा अपनी पूंछ हिलाता रहा। भीतर आने का साहस नहीं हुआ। तभी नौकर लालटेन लेकर आया। दरवाजा बंद करते देख मैंने कहा, आज दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं। अगर वो कुत्ता आए तो उसे कुछ खाने को दे देना। 1 घंटे बाद जब पता लगाया तो मालूम हुआ कि कुत्ता भीतर नहीं आया, न जाने कहां चला गया। दूसरे दिन सवेरे बाहर आकर देखा दरवाजे के पास ही मेहमान साहब खड़े हैं। प्रत्युत्तर में मेरी ओर देखते हुए पूंछ हिलाने लगे। मैंने कहा, आज जरूर भोजन करना, बिना खाए मत जाना, समझे? इस प्रश्न के उत्तर में वो बराबर पूंछ हिलाने लगा। मैं समझ गया वो राजी है। रात के समय नौकर ने आकर सूचना दी कि कल वाला कुत्ता बाहर बरामदे में आकर बैठा है। रसोइये को बुलाकर मैंने कहा, आज वो मेरा मेहमान है, उसे भरपेट भोजन दिया जाए। मुझे ये मालूम था कि नित्य काफी भोजन फेंक दिया जाता है, इससे किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आपत्ति थी, और वो भी भयंकर मुसीबत। हम लोगों के बचे भोजन की हकदार थी बगीचे की मालिन। मुझे ये बात मालूम नहीं थी। मालिन देखने में तो जवान है, खूबसूरत है और भोजन के संबंध में संत है। नौकरों का झुकाव उस पर अधिक है। फलस्वरूप मेरा मेहमान उपवास करता है। शाम के समय जब टहलने निकलता हूँ तो नित्य उसे सड़क पर पहले से ही स्वागत में खड़ा देखता हूँ। चलते चलते पूछता हूँ, क्यों भाई, आज गोश्त कैसा बना था? उसकी हड्डियों में तुम्हें स्वाद मिला या नहीं? उत्तर में उसे पूंछ हिलाते देख मैं समझ गया कि गोश्त उसे पसंद आया। मुझे ये नहीं मालूम था कि मालिन ने उसे बगीचे से खदेड़ दिया है। अब वो उसे बाग में घुसने नहीं देती। फलस्वरूप बेचारा सड़क पर मेरे इंतजार में खड़ा रहता है। इस कार्य में नौकरों का भी तो हाथ था। अचानक दरवाजे पर छाया देखकर मैं चौंक उठा। देखा मेरे मेहमान सामने खड़े होकर पूंछ हिला रहे हैं। दोपहर होने के कारण सभी नौकर सो गए हैं, इसलिए हजरत चुपचाप कैसे ऊपर तक चले आए हैं। सोचा संभवतः 2 दिन से दिखाई न पड़ने के कारण मुझे देखने के लिए चला आया है। कहा, आओ दोस्त चले आओ। लेकिन वो आगे तक नहीं आया। पूछा, खा पी चुके? क्या क्या खाया? अचानक उसकी आंखों के छोर पर पानी दिखाई पड़ा। लगा जैसे वो मेरे पास फरियाद लेकर आया है। चिढ़कर मैंने नौकर को आवाज दी। दरवाजा खुलने की आवाज से मेरा दोस्त जाग गया। नौकर के आने पर पूछा, आज कुत्ते को खिलाया गया था? जी नहीं मालिक, मालिन ने उसे भगा दिया। खाना जो बचा था उसका क्या हुआ? जी वो मालिन सब उठा ले गई है। चिल्लाहट सुनकर मेरे मित्र महोदय आंखें बंद करते हुए ऊपर आए। कहा, भाई साहब, आप भी अजीब तमाशा करते हैं। इंसान को तो भरपेट भोजन मिल नहीं रहा है और आप कुत्ते के लिए परेशान हो रहे हैं। मित्र महोदय जानते हैं कि इस अकाट्य युक्ति का कोई जवाब नहीं है।
मैं चुप रह गया। किसकी फरियाद किसके द्वारा वहां पहुंचती है, उन्हें कैसे समझाऊं? समझाना मेरे बूते का कार्य नहीं है। खैर, जो भी हो, मेरे मेहमान को बुलाया गया है और उसे बरामदे के कोने में जगह दे दी गई है। आज सुबह से सामान वगैरह बांधा जा रहा था। दोपहर को गाड़ी जाती है। गेट के सामने बैलगाड़ी आई, उस पर सभी सामान लाद दिया गया। मेरे मेहमान महोदय आज बहुत व्यस्त रहे। कुलियों के साथ दौड़ दौड़ कर खबरदारी कर रहे थे कि वहां कोई सामान छूट न जाए। उसका उत्साह सबसे ज्यादा था। टिकट खरीद लिया, माल असबाब गाड़ी पर चढ़ा दिया गया। तभी मेरे मित्र ने आकर खबर दी कि गाड़ी छूटने वाली है। जो लोग मुझे पहुंचाने आए थे सभी को इनाम दिया गया, सिर्फ मेरे मेहमान को नहीं दिया गया। गर्म हवा के झोंके से आंखों से अंधेरा सा छा गया। उस अंधकार में मैंने देखा स्टेशन के बाहर फाटक के पास मेहमान महोदय खड़े एकटक देख रहे हैं। मेरी गाड़ी चल पड़ी। वापस लौटने के लिए मेरा मन बेचैन नहीं था। सिर्फ रह रहकर यही याद आ रही थी कि आज जब मेरा मेहमान वापस जाएगा तो देखेगा कि लोहे के फाटक वाला दरवाज़ा बंद है। अब उसके भीतर प्रवेश करना कठिन है। 2 दिन तक इधर उधर टहलता रहेगा। शायद सुनसान दोपहर में दीवार फांदकर भीतर आकर मेरी तलाश करे, फिर जहां से आया था वहीं वापस चला जाएगा। शायद उससे छोटा जीव शहर में और कोई नहीं है। फिर भी देवधर की स्मृति में उसे स्मरणीय बनाने की इच्छा से ये कहानी लिखती। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद जरूर आएगी। कहानी छोटी सी थी, लेकिन किस प्रकार जानवर भी हमें अपनी ओर आकर्षित करके हमारे प्रेम का पात्र बन जाते हैं, इस छोटी सी चीज को बखूबी दर्शाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो अपने कमेंट्स के जरिए मुझे बताइएगा ज़रूर, और साथ ही मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों और जानकारों में शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और इन कहानियों को सुन सकें। तो जल्दी ही आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।